कुछ बताएं। आदरणीय अतुल गर्ग जी और मिलन प्रभात गुंजन जी, मनीष जी, हर्ष जी और नवल जी और आप सब लोगों को। नवल जी ने, मैं जाने क्या कहना चाहता था लेकिन मुझे कहीं और जोड़ दिया। पहले तो मैं ये संशोधन कर दूं कि वो मेरे मित्र नहीं, मेरे बड़े भाई थे। वो मुझसे उम्र में इतने बड़े थे कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये कह सकूं कि वो मेरे मित्र थे। मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जब था, तो आपको बता रहा हूँ कि मैं कितने बड़े थे वो, तो मैं कविता की लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन इंटरमीडिएट में सन 53 की बात है। एक मैनपुरी के राजा साहब गोविंद राम सिंह ने एक बहुत बड़ा हिंदी सम्मेलन किया था, जिसमें उसमें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो गवर्नर थे तत्कालीन उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अध्यक्षता की थी उसका सम्मेलन की और उस साहित्य सम्मेलन की। और उसमें निराला जी भी थे, उसमें महादेवी जी भी थी और जितने बड़े कवि उस समय के थे मुझे याद है। और उसमें जो शिवमंगल सिंह सुमन उसकी संचालन कर रहे थे और जो सबसे छोटे कवि उस सम्मेलन में थे उम्र में, वो नीरज जी थे और मैं सामने बैठा था उस कवि सम्मेलन में, जिसमें इतने बड़े बड़े महान लोग बैठे हों। आप लोगों ने गुंजन यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी शायद इतने साल नीरज जी के साथ नहीं रहे हैं जितने साल मैं रहा हूँ। 1953 से हिसाब लगा लीजिए आज तक, तो इतना मेरा लंबा उनका साथ रहा। तो मैंने एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। 1953 में नीरज जी को अगर जिसने देखा होता, वो आप अंदाज नहीं लगा सकते कि कितना तो वो खूबसूरत थे और कितने अच्छे कपड़े पहनते थे और कितने अच्छा उनका गला था और कितनी अच्छी कविता पढ़ते थे। यानी उस कवि सम्मेलन में अगर दोबारा पढ़ने की जनता की तरफ से कोई मांग आई थी तो नीरज जी के लिए आई थी। और जबकि बाकी सब लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया था। सबसे छोटे कवि थे, उन्हीं से शुरू हुआ। शिवमंगल सिंह सुमन उसका संचालन कर रहे थे। तो जब जनता ने ज़्यादा कहा तो सुमन जी ने कहा भाई एक और पढ़ दो। तो मैं तब से नीरज जी को जानता हूँ। तब उसमें मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी, सिर्फ मैंने देखा था। फिर मैं जब मंच पर पहुँच गया तो नीरज जी से मिलने लगा। मेरी कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको मित्र कह सकूँ। मैं उनके ज्ञान से प्रभावित था। उनके ज्ञान का कोई, ये कविता लिखना एक अलग बात होती है और ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात होती है। जिस व्यक्ति को ओशो ने, रजनीश ने सराहा हो और अपने साथ रखा हो, वो कोई साधारण ज्ञान का। मैं एक बात कहता हूँ, मैंने एमए अंग्रेजी में किया है। आपने बात ऐसी की थी यहाँ से, मैं तो कहाँ मैं कुछ और कहना चाहता था। मैंने अंग्रेजी में एमए किया, बहुत दिनों पढ़ाई अंग्रेजी। लेकिन अरविंद घोष की एक किताब है लाइफ डिवाइन। उस लाइफ डिवाइन का कि अगर अंग्रेजी आप पढ़ लें तो बड़े बड़े अंग्रेजी, क्या अंग्रेज शायद उसको नहीं पढ़ पाएंगे। वो जब मेरी समझ में नहीं आई तो मैंने नीरज जी से पढ़ी वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अंग्रेजी के भी बड़े विद्वान थे। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। वो कई भाषाएं उनको आती थी, उन कई भाषाएं आती थी। उसका सबूत ये है कि जब वो फिल्मों में गीत लिख रहे हैं तो वो शोखिया शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब वो कव्वाली लिख रहे हैं तो वो वैसी भाषा में कर रहे हैं। जब भजन लिख रहे हैं तो बिल्कुल दूसरी भाषा है। जब गीत लिख रहे हैं तब तीसरी भाषा है। जब पाती लिख रहे हैं तो ये अलग भाषा है। जब दोहे लिख रहे हैं तो अलग भाषा है। उन्होंने हर विधा में कविता लिखी है और हर विधा का उनकी भाषा अलग थी। तो उनकी विद्वता के सामने उनके साथ रहना, एक वो चलती फिरती पाठशाला थे और मैं उस पाठशाला का एक विद्यार्थी रहा बहुत लंबे समय तक। वो मेरे मित्र नहीं रहे, मेरे बड़े भाई रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दर्शन की बात हो रही थी, कबीर का एक बड़ा दोहा है, ढाई आंखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब इसको
ये 6वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। 6वीं क्लास में उसमें भाषा के दृष्टि से पढ़ाया जाता है कि भाई ढाई कैसे लिखा जाएगा, अक्षर कैसे लिखा जाएगा। लेकिन एमए में पढ़ाया जाता है तब उसका ये बताया जाता है इसका निहितार्थ क्या है। नीरज जी का एक बड़ी छोटी सी 2 पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध थी उन दिनों कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अब इसका अर्थ और वो जो कबीर ने जो लिखा वो एक ही बात कही है और एक ही वातावरण में कही है। जब व्यक्ति में समाज में घृणा हो परस्पर तो प्यार की महत्ता बताना। अब कोई तो बहुत से लोग तो मजाक करते थे कि नीरज जी तो स्त्रियों से भी प्यार करते थे, आदमी से करते थे, आदमी से तो कहा। हमने कहा कि देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं एक बात को गुंजन में बैठे और भी सब हैं, हमारे यहाँ एक बार पत्थर मंडी में होके नीरज जी आ रहे थे और सोम जी भी साथ थे, तो मजाक हो रही थी। तो उसमें यह था कि नीरज जी के महिला मित्र जितनी थी उतने ही उनके पुरुष मित्र भी थे, उनसे ज्यादा थी। लेकिन नीरज जी का कमाल क्या था कि उनको मोह किसी से भी नहीं था। वो सिर्फ अपने ज्ञान में उनमें कहते थे ये जो शब्द जो है बस यही अपराध में, ये अपराध नहीं है ये, क्योंकि जमाना इसको अपराध समझता है इसलिए उन्होंने अपराध शब्द को प्रयोग किया। उन्होंने ये दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। मेरा एक शेर है कि जरा से प्यार को दुनिया की, जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। तो ये सबका अरमान है, उस अरमान को एक कविता। दूसरी कविता उनकी ये अभी जब हर्ष इसका प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने हर्ष से कहा कि इसमें स्वर्गीय शब्द मत लगाना, क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि अकबर था, लेकिन जब हम कबीर के बारे में कहते हैं तो कवि कहते हैं, कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, कभी कभी स्वर्ग नहीं होता, कभी था नहीं होता। और नीरज जी जैसा आदमी, वो उनकी एक एक कविता जो है जीवंत कविता है। नीरज जी ने खुद ही कहा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मारा करता है, ऐसे क्या मतलब है? इसका यही मतलब है। फिर मुझे तो उनकी एक कविता थी, ऐसा लगता है जैसे यमराज को चैलेंज कर रहे हैं, चलता हूँ अभी चलता हूँ। ये कविता क्या है? ये यमराज को उन्होंने चैलेंज किया, चलता हूँ अभी चलता हूँ, ये कर लो क्या क्या है, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, और क्या जो आगे झूम के गालूं तो चलूं, और जब क्या शूल पाँव से निकालूं तो चलूं। ये क्या मतलब है? दिनकर जी की एक पंक्ति है, बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ा वो ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, और बड़ी वो रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। अब ये जो 4 पंक्तियां हैं, ये चारों की चारों पंक्तियां आप नीरज जी पर लागू कर लीजिए। वो बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। नीरज जी की कविता ने विश्व को सुंदर बनाया, और वो सुंदरता उन्होंने प्यार बांट के भी किया, दर्शन बांट के भी किया, ज्ञान बांट के भी किया। और बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, उन्होंने जिंदगी भर काम किया। और बड़ा वो ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, और बड़ी वो रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। ये चारों पंक्तियां नीरज जी पर लागू होती है। बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर ये कहें कि नीरज जी ने साहित्य को क्या दिया, तो मित्रों हाँ, यहाँ नहीं कह सकता हूँ कि मेरा उनके साथ रहने का जो अनुभव है, वो उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि नीरज जी पहले कब हिंदुस्तान के हुए हैं जो मंचों पर अपनी शर्तों पर जाते थे, किसी दूसरे की शर्त पर नहीं जाते। यानी उन्होंने कविता को, हिंदी कविता को, मंची कविता को, हिंदी कवियों को सम्मान दिलवाने का काम शुरू किया। ये काम बच्चन जी ने भी किया, रंग जी ने भी किया। उस जमाने के कई बड़े कवि थे जो बड़े स्वाभिमानी थे, रामदास त्यागी भी थे, लेकिन बच्चन जी, नीरज जी फक्कड़ थे।
एक 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 बहुत सी बातें लंबी हो जाएंगी। मान लीजिए कोई बात हो जाए, एक साहब ने एक जगह गए, वहाँ पर उसने संयोजक ने किसी बड़े सज्जन से नीरज जी की मुलाकात कराई। वो बैठे बैठे उनसे हाथ मिला लिया नीरज जी से। तो हमने और सोम जी ने यह तय किया कि इनका बहिष्कार करेंगे, इनकी जो शाम को डिनर में नहीं जाएंगे इनके। लेकिन नीरज जी ने बड़ा समझाया, अरे यार ये तो होता रहता है, चलो यार चलते जाए। ये जो मान अपमान से ऊपर उठ के बात होने की बात थी, नीरज जी में थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने हिंदी कविता को विश्व स्तर पर, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी कवि को इतनी ज्यादा लोगों ने सुना होगा जितना नीरज जी को सुना होगा। मुझे याद नहीं है, नीरज जी ने अपनी जिंदगी में लंबे सफर में मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों ने उन्हें सुना होगा। यानी कितने लोगों ने सुना होगा। ये हिंदी को लोकप्रिय नहीं करने का काम किया कि नहीं किया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो कवि दो तरह के होते हैं, इल्मी होते हैं, फिल्मी होते हैं। वो दोनों थे। और फिल्मी कविता में एक अकेले शायर हुए, फैज हुए, मजनू की कुछ गजलें हैं, खुमार बाराबंकी की भी कुछ गजलें हैं उस जमाने की। लेकिन हिंदी के किसी कवि की कविताएं पहले लिख के बाद में संगीतज्ञों ने धुन बनाई हो, मुझे याद नहीं है। शैलेंद्र की हो तो हो, लेकिन शैलेंद्र तो उनकी तो शुरुआत ही फिल्मी कविताओं से हुई थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी हिंदी कवि ने की कविताओं को, लेकिन नीरज जी की ए भाई जरा देख के चलो, इस पर भी धुन बन गई। नीरज जी की कितनी कविताएं हैं जो पहले की लिखी हुई है और उनको बाकायदा सम्मान पूर्वक दिलाया गया। आपको फिल्मों के जो म्यूजिशियंस होते हैं वो बड़े स्वाभिमानी होते हैं। वो पहले बुला लेते कवि को, पहले फिर अपनी धुन बताते कि अब इस पे कविता लिखो। नीरज जी का उल्टा हुआ, नीरज जी की कविताओं को उन लोगों ने सम्मान दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदी कविता को, हिंदी भाषा को, हिंदी कवियों को जो सम्मान दिलाया है, वो ऋण जो है वो कभी कविता हिंदी नहीं भूल सकती, कविता नहीं भूल सकती, कवि नहीं भूल सकती। दादा, एक मेरी जिज्ञासा भी है और मैं थोड़ा सा इस बारे में जानना भी चाह रहा हूँ कि जिस समय नीरज जी और आप और आपके साथ के बहुत सी परंपरा है, जिस समय आप लोग मंच पर कविता कर रहे थे, उस समय एक दूसरी तरह की कविता भी हिंदुस्तान में चल रही थी, जो बाबा नागार्जुन की जैसे हैं, और भी कवि थे, केदारनाथ अग्रवाल वगैरह कि जैसे बाबा नागार्जुन की सच सच बतलाना, कालिदास की नुमति के मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे, या शबद पुत्र में दुर्वासा में, इस तरह की कविता भी इस दौर में चल रहा है। मैं समझ गया। ये मामला बहुत एकेडमिक हो जाएगा। ये इनका कहने का मतलब है कि जो नई कविता है, जो तार सप्तक की कविता है, जो कविता है, जो ठोस कविता है, वो कविता और मंच की कविता, कविता दो तरह की होती हैं। एक पुस्तकी कविता, एक पुस्तक की कविता। पुस्तक की कविता ये जो एक आंदोलन चला, वो आंदोलन बहुत, मैंने कहा कि ये बहुत एकेडमिक मामला हो जाएगा, ये यहाँ के लिए भारी हो जाएगा। मैं बताऊं, सारे एक यूरोप के अंदर एक आंदोलन चला न्यू पोइट्री का जी, और उसकी नकल पर अज्ञे जी, नकल नहीं मैं कहूँगा, अज्ञे जी बड़े विद्वान आदमी थे। अज्ञे जी ने यहाँ पर नई कविता के लिए एक प्रयोग किया, प्रयोगवादी कविता कहिए उसे। असल में क्या था कि ये जो प्रगतिशील कविता थी उसके विरुद्ध एक आंदोलन था, और वो कई तरह का, वो बहुत हुई, कविता हुई, ठोस कविता हुई, तुकांत कविता हुई। लेकिन वो कविता जो है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि उस कविता ने जो मंची, जो पुस्तकीय कविता थी, या जो नए कवियों की कविता जिनका नाम आप ले रहे हैं, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर सक्सेना, गिरिजा कुमार माथुर से लेके और अभी तक जिसमें कि बुद्धनाथ मिश्र भी आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो आ जाए। लेकिन उस कविता के हम एहसानमंद हैं कि उन्होंने हिंदी भाषा की शब्दकोश को और हिंदी भाषा को बहुत सा ज्ञान दिया। लेकिन वो भाषा किसी भी, आपको किसी की याद है किसी नई कविता के कवि की याद?
नीरज जी की अभी इतनी कविताएं हमने कोट की, आप हमें एक कविता सुना दीजिए सर्वेश्वर सक्सेना की। हालांकि मुझे वो कविता सर्वेश्वर सक्सेना की बहुत पसंद है कि देश वाली कविता मुझे खूब याद है, लेकिन हाँ जी हाँ, तो बहुत कम कुछ कविताएं होती हैं जो जनता के लिए होती है। नीरज जी का जो सबसे बड़ा कमाल था, नीरज जी की भाषा इतनी संप्रेषणिका थी कि मैं नहीं समझता कि नीरज जी का एक भी शब्द कोई ऐसा इस्तेमाल किया हो जिसका अर्थ किसी भी श्रोता ने बगल वाले से पूछा हो कि भाई इसका क्या मतलब है। जी कभी भी सुना कभी आपने कोई नीरज जी कैसी कोई शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने? तो जो संप्रेषणिकता होती है कविता की, मंची कविता की कल्चर अलग होती है। जो आपकी जो किताबी कविता है उसमें प्रस्तुति का, परफॉर्मेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वो अगर आप में अकल है तो समझ लीजिए, नहीं अकल है तो चुप बैठिए। लेकिन ये जो मंची कविता है इसमें परफॉर्मेंस उतनी ही जरूरी है जितनी कविता जरूरी है। जो नीरज जी जिस वक्त झूम के पढ़ते थे हैं, वो पढ़ने का अंदाज में लोग कहते थे कि नीरज जी ने पी रखी है। मैं नीरज जी के साथ जिंदगी भर रहा। नीरज जी ने अगर कभी पी होगी तो आधा पैग, एक पैग से ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी में कभी पीते उन्हें देखा नहीं। तो भैया और किसी ने देखा हो क्या बात है, क्या कहा, कह रहे हैं हमने नहीं है। एक पैग बहुत, लेकिन वो जो झूम के पढ़ते थे और नीरज लोग कहते थे हाँ, ये जो प्रस्तुति है, परफॉर्मेंस है। आज हिंदुस्तान के कई कवि हैं जिनको जो 5-5 लाख रुपए देते हैं कविता पढ़ने के, वो कविता के थोड़े ही है, वो परफॉर्मेंस के हैं। नीरज जी के अंदर कविता और परफॉर्मेंस दोनों का संतुलन था, इसलिए वो सबसे बड़े कवि थे। तो बहुत सी बात, मैं कुछ पर्सनल बात जो आपको कहना चाहता हूँ, वो आपने बहुत एकेडमिक कर दिया। नीरज जी आत्मीयता के कैसे मानते थे? मैं भोगांव में जहाँ प्रिंसिपल था एक इंटरमीडिएट कॉलेज का, बड़ा कॉलेज अच्छा था इसलिए कि उसमें ऊपर गेस्ट हाउस वगैरह और हमारे रहने का अलग कमरा और वो सब रहता था। नीरज जी के भाई डिग्री कॉलेज में डीडी सक्सेना और एक इनके मामा जी रविंद्रनाथ सक्सेना, नारायण सक्सेना, ये 2 लोग वहाँ लेक्चर थे। यानी नीरज जी के सगे साले साहब और नीरज जी के सगे भाई। डीडी छोटे होंगे उनसे थे, हाँ। तो ये दोनों रहते थे और नीरज जी आए भोगांव, भाभी भी साथ थी। तो भाभी को तो छोड़े आए रविंद्र के यहाँ, वो बोले उदय हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। 3-4 दिन उन्होंने हमारे साथ रहे और उस हमारा उनका जो साथ रहा उसमें सिवा कविता का भविष्य और कविता का ज्ञान, कविता के दोष, कविता कैसे निखारी जा सकती है, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। तो वो हमारे गुरु भी थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो जिस वक्त नीरज जी हमारी गजल की तारीफ कर देते थे और ये कह देते थे, नीरज जी किसी की तारीफ बड़ी मुश्किल से करते थे, क्षमा करिएगा। नीरज जी में याद सुनी थी कि जैसे और जो पारंपरिक लोग जो है कविता पढ़ रहे तो कह दे, तो नीरज जी कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ बड़ा जरूरी, 24 जून को जो आपने कहा 25 को, मुझे भी लगा ये मैं कल इनसे भी कह चुका था, हर्ष से भी 24 जून की मैं घटना सुना चुका था। वो मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी से और 24 जून को उन्होंने मुझे टेलीफोन किया 4 बजे, उधर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं डालीबाग में ठहरा हुआ हूँ, डालीबाग डाक बंगले में। अब बाई चांस उस दिन मेरे पास ड्राइवर नहीं था, गाड़ी तो थी, तो मैं ये सोच रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तब तक भाग्य से सर्वेश, अगर बैठे हो यहाँ बैठे हो, सर्वेश और विष्णु सक्सेना, ये दोनों हमसे मिलने चले आए। हमने इनसे कही कि यार तुम खूब आ गए। हमने कहा नीरज जी ने हमें बुलाया था और हम नीरज जी के पास जाना भी चाहते थे, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तुम लोग चलो हमको लेके चलो। खैर फिर हम इनके सर्वेश के साथ और विष्णु सक्सेना के साथ, फिर तब तक हमारी भी गाड़ी का इंतजाम हो गया, हमने गाड़ी का और इंतजाम कर दिया। हम गाड़ी लेके दोनों लोग तीनों वहां पहुंचे। उस दिन नीरज जी ने के व्यवहार से मुझे लगने लगा था कि नीरज जी को, वैसे भी नीरज जी कहते थे, नीरज जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं।
उनकी जितनी लोग जो एस्ट्रोलॉजी जानता है वो एस्ट्रोनॉमी नहीं जानता, और जो एस्ट्रोनॉमी जानता है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता। नीरज जी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बराबर जानते थे, इसलिए मैं उनको बड़ा ज्योतिषी कहता हूँ। नीरज जी खुद कह चुके थे कि अगर मैं ये साल निकाल दिया तो मैं और पूरी सेंचुरी पूरी करूँगा। उस दिन क्या हुआ 24 तारीख को कि हम और सर्वेश जैसे ही और विष्णु सक्सेना जैसे, तो जैसे नहीं बुढ़ी माँ होती है बच्चों के हाथ पैर चूम लेते हैं, ऐसे नीरज जी ने हमारा हाथ चूमा और फिर वो अपने बात करने लगे। तो सर्वेश ने मजाक किया कि दादा तुम इनकी बात समझ लेते हो, हम इनकी सब बात समझ लेते हैं। वो उन्होंने यही कहा था कि हमारा गला भी नहीं काम कर रहा है, ये भी अंग नहीं काम कर रहा है, वो भी अंग काम नहीं कर रहा है, तो मैं रहूँगा नहीं बहुत दिनों, कुछ ये कुल मतलब था उनका। पर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कि ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल रहेंगे, ऐसी ऐसी बात है। तो ये मेरी अंतिम बात थी। बहुत सी बात है, अगर मैं कहने पर उतर आऊँ तो मैं उनके बारे में उनके तमाम संस्मरण सुना सकता हूँ, लेकिन समय का भी वो है और मुझे वो है। और कोई प्रश्न है? बस दादा अंतिम आपने कर ही दिया, तो अंतिम प्रश्न मेरा भी है कि हेल्प ट्रस्ट ने जिस तरह से नीरज जी का जो आशीर्वाद अभी तक सहेज के रखा है और आगे भी सहेजने का दावा कर रहा है, इस ट्रस्ट के बारे में कुछ, कि जिस तरह सहेज रहा है नीरज जी के कृत्यों को, उनकी कविताओं को, और उनका आशीर्वाद जो नीरज जी का इनके पास सुरक्षित है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कबीर को के जमाने में तो कबीर तो ये कह के मर गया कि हमने मस्कागज छो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तुलसी कह गए कि हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन तुलसी ने खूब कही कि स्वंताय सुखाय तो ऋषि रघुनाथ का था। हाँ। लेकिन जो रामायण जो है उससे ज्यादा परमताय सुखाय मैं समझता हूँ, क्योंकि दूसरा हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं होता। तो ये कभी कुछ भी कहता रहे, कविता में अगर ताकत है, कविता में अगर दम है, तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जिंदा रहती है। और नीरज जी की कविता में वो दम है जो उन्होंने खुद लिखा है कि सदियां लगेंगी हमें भुलाने में, तो उनकी कविता में बड़ी दम है। और वो कविता हर क्षेत्र में, चाहे फिल्म में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे गीत हो, वो अमर है। और इसलिए उनको जो अगली पीढ़ी आएगी वो अपने आप उनको करेगी, हमें किसी को उनके सहारा देने की जरूरत नहीं। बातें तो बहुत धन्यवाद दादा के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बातें तो दादा के साथ ये सिलसिला बहुत लंबा चल सकता था, और कोई एक दूसरा सेशन रखा जाएगा जिसमें दादा का अपना जो एक साहित्यिक जीवन है जो कि अच्छा खासा है, उसके बारे में बात, और नीरज जी के बारे में बात अलग से किसी सेशन में हम लोग कर सकते हैं।